आप देख रहे हैं भूगोल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के प्रश्न। जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो जैव और अजैव का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव, समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन होते हैं। प्रथम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। जून 1992 ईस्वी में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा है। तो यह 21वीं सदी में की गई थी, जिसमें एजेंडा 21 का अर्थ है कि यह 21वीं सदी में हुई। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई। तो एजेंडा 21 में यूएनसीईडी विश्व में नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है। तो घोषणा का नाम क्या है? यूएनसीईडी। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? भारत में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार झारखंड में है। तो इसका आंसर झारखंड होगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो खनिज और कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है और मूल विकास की कमी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। सत्य कथन खोजना है इसमें। तो सत्य कथन है इसमें
दोनों कथन गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ राजस्थान है, जो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है, तब यह सही हो जाता। लेकिन यह कथन गलत है। अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है, यह भी प्रश्न गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी होती है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है राजस्थान में। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। तो लद्दाख क्या है? सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ? लद्दाख में। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। संसाधन नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना था, वह था प्रथम पंचवर्षीय योजना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रयास किया गया। संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसका वाक्य है? तो यह वाक्य है महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि संसाधन हमारे पास तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास नहीं है। तो गांधी जी ने संसाधनों संरक्षण एवं चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि करने के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक सुमेसर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। तो गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति किसने की थी? सुमेसर ने की थी। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया है। तो 1987 में ब्रूटलैंड आयोग द्वारा विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है, यह कथन सत्य है। ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसमें खोजना है हमको कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों है। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है। इस रिपोर्ट में
सतत विकास, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, संसाधन संरक्षण की वकालत की है। यह रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। यह गलत है क्योंकि 30 नहीं, यहाँ पर यह 43% होना चाहिए। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 43% भाग पर विस्तृत है, तो भू क्षेत्र 43 नहीं, यह 30% में है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो यह कथन सही है और यह कथन गलत है। तो एक और दो कथन गलत है और तीसरा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, इसमें असत्य खोजना था, तो असत्य क्या है? उपरोक्त में से कोई दो। तो इसमें उपरोक्त में कौन है? एक, इसमें एक और दो गलत है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान जो कृषि उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर में है? तो यह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, या इसको पूरा हम लिखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, परंतु इसके 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, तो इसमें 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। हमारे देश राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वनों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है? तो यह 13% है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है,
56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन में भी भूमि निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। यह सही कथन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति खनन है। यह प्रश्न गलत है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक पशुचारण है। तो यह भी कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, असत्य कथन खोजना था तो असत्य कथन खोजने में 2 और 3, तो 2 और 3 ये आंसर इसका सही है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन खोजना है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा लवणीय और क्षारीयता घट जाती है। भारत के विभिन्न भागों में भौगोलिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सत्य कथन 1 है और 2 कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर ये लवणीय और क्षारता इसमें बढ़ जाती है, इसलिए यह कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। देखिए, अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये तो कथन सही है, किंतु जिससे मृदा में लवणीयता क्षारीयता घट जाती है, तो लवणीयता और क्षारीयता घटती नहीं, बढ़ जाती है। यदि यहाँ पर बढ़ना रहता तो यह आंसर सही हो जाता, वैसे प्रश्न यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, सत्य कथन खोजना था इसलिए केवल 2 सही है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है और प्रश्न में दिया गया है कि यह लवणीयता या क्षारीयता घट जाती है, इसलिए यह प्रश्न गलत हो गया है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और बर्तन उद्योग में चूने, खगड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से
बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यह कथन सही है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी सत्य कथन खोजना है। वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, यह सही कथन है। पेड़ों की रक्षक मेखला, ये भी सही कथन है। पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर, ये भी कथन सही है। इसमें सभी आंसर होगा, तो इसमें सभी आंसर सही है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चरागाहों का उचित प्रबंधन कुछ हद तक इसमें मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए इसका प्रश्न सभी सही है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर खोजना है असत्य। तो असत्य कथन को खोजना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यह कथन सत्य है। यह मृदा हिमालय की 3 नदी तंत्र सिंधु, गंगा, गोदावरी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है, तो यह प्रश्न गलत है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी लेटेराइट मृदा से बने हैं, तो यह भी प्रश्न गलत है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य कथन खोजना है। यहाँ पर देखना है असत्य कथन खोजना है, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा 2 और 3, ए आंसर। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। सक्रिय गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। उत्तरी मैदान में नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा का आकार खाली स्थान चला जाता है, तो मृदा का आकार इसमें बढ़ता चला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में पाई जाने वाली मृदा होती है, तो यहाँ पर द्वार, चो और तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नदी के ऊपरी भाग में ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चो और तराई में आम तौर पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन खोजना है।
कि कौन सा सत्य कथन है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की नहीं होती है, 2 प्रकार की होती है, इसलिए यह प्रश्न गलत है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज्यादा होती है, यह सही कथन है। खादर मृदा में ज्यादा मोटा कण पाए जाते हैं, तो यह भी गलत प्रश्न है, क्योंकि मोटा कण नहीं, इसमें महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3 गलत है और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, इसमें सत्य कथन खोजना था, तो सत्य कथन कौन हो जाएगा, केवल 2, तो ऑप्शन में नहीं है उपरोक्त में से कोई एक, तो 1 सही है, इसका मतलब इसका 2 आंसर सही है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है, पुराना जलोढ़ बांगर होता है, नया जलोढ़ खादर होता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो खादर में क्या होता है, महीन कण, और बांगर में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में कण होते हैं। कंकर ग्रंथियां क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होती है बांगर में। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत प्रश्न खोजना है कि कौन सा है। इस प्रश्न को अच्छे से देखना है, क्योंकि यह मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया है। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है और यह कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसको हम काट देंगे। तो जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे हम और सत्य कथन खोजना है। तो जलोढ़ मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है, तो यह गलत प्रश्न है। यह क्या होता है, जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, यहाँ पे क्या होना था, अधिक उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त नहीं होते हैं, तो यह चूनायुक्त होते हैं, यह चूनायुक्त होते हैं, तो ये भी प्रश्न गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन खोजना है, दोनों गलत क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो जलोढ़ मृदा क्या है, बहुत उपजाऊ, और अधिकतर इसमें क्या होते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, अर्थात चूना पाई जाती है। रेगूर मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो रेगूर मृदा को काली मृदा के नाम से जानते हैं। रेगूर मृदा को काली मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगूर मृदा भी कहा जाता है। काली कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और यह माना जाता है कि जलवायु जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया है महत्वपूर्ण, जलवायु और जनक सेल काली मृदा को बनने में योगदान दिया है। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगूर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होती है और इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। जलवायु और जनक सेल काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक
सेल से बनी है। किस सेल से बनी है? लावाजनक सेल से बनी है। और यह दक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टान से बना है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में के पठार में पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। भारत में मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो भारत में 8 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन खोजना है। तो काली मृदा बहुत महीन कणों से बना है, यह कथन सत्य है। ये मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त की मात्रा ज्यादा होती है। तो नहीं, यह प्रश्न गलत है, क्योंकि पोटास अधिक होती है, ये सही है। चूना युक्त सही होती है, फास्फोरस कम होती है। उत्तर पश्चिम दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। तो यह उत्तर पश्चिम नहीं है, यह दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम। यह क्या है? दक्षिण और पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ये भी गलत प्रश्न है, केवल एक सही है, तो केवल एक बी आंसर। दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैली है। यहाँ प्रश्न कह रहा था कि उत्तर पश्चिम दिशा में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है। तो यहाँ क्या है? दक्षिण पूर्वी दिशा में फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। तो महीन कण से बनी है काली मृदा, यह सही है। इसका नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्व की भरपूरता होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। गर्म शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय पर विकसित होती है। तो यह लाल मृदा विकसित होती है। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मृदा विकसित होती है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित होती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट पहाड़ियां पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, और इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। तो लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण, अर्थात लोहा धातु के कारण, और पीला रंग होता है जल योजन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य प्रश्न खोजिए। मृदा का लाल रंग जल योजन के कारण होता है। तो मृदा का लाल रंग जल योजन के कारण नहीं होता है, यह लोहा के कारण होता है। तो यह गलत है। मृदा का पीला रंग लौह धातु के कारण होता है, नहीं, यह होता है जल योजन के कारण, यह भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा, सत्य कथन खोजना था, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सा में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर और पश्चिम घाट पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, और
पीला रंग जल योजन के कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु में हुआ है। सत्य कथन खोजना है, तो लेटेराइट शब्द का निर्माण लेटर शब्द से हुआ है, यह सही कथन है। और लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु से हुआ है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, दोनों सही है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और तथा शुष्क ऋतु में एक के बाद एक आने के कारण होता है। काजू की फसल के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो काजू के फसल के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार अपर्दन भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण उचित तकनीक अपनाकर मृदा पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय कॉफी उगाई जाती है। तो चाय कॉफी कहाँ उगाई जाती है? चाय कॉफी उगाई जाती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदा में काजू की फसल अधिक उपयुक्त होती है। तो काजू उगाई जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, और यहाँ पे पाई जाती है लाल लेटेराइट मृदा। तो काजू के लिए कौन सा उपयोगी है? लाल लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य प्रश्न खोजना है इसमें। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है, नहीं, यह गलत है। भूरा होता है और लाल हो सकता है। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, यह सही कथन है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मटर घटती चली जाती है। तो कैल्शियम की मात्रा जो है यहाँ घटती चली जाती नहीं है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। असत्य पर खोजना था, तो 1 और 3 असत्य है इसका। तो आंसर है 1 और 3 असत्य है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है। मृदा में ह्यूमस की नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कटाव और बहाव की प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ होती है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रिया जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है तथा
प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद, जल, मृदा अपर्दन करते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि जोतने योग्य नहीं होती है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है, दोनों संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रिया वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन से कई बार संतुलन बिगड़ जाता है या भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद, जल, मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं। खड्ड भारत के किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो खड्ड भारत के चंबल घाटी में पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए जल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई करना, यह गलत है। समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई करना, यह भी गलत है। समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना, यह सही कथन है। तो समोच्च रेखा किसे कहते हैं? ढलान वाली भूमि पर जुताई करना समोच्च रेखा कहलाता है या समोच्च जुताई कहलाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करता है। तो सोपान कृषि क्या करता है? भूमि अपर्दन को क्या करता है? नियंत्रित करता है सोपान कृषि। तो हमारा चैप्टर 1 संसाधन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।